राष्ट्रीयकृत बैंक मित्र संघ मध्य प्रदेश। ये बैंक मित्रों का संघ जो मध्य प्रदेश में बना हुआ है, इसमें ग्रुप के माध्यम से सभी बैंक मित्रों से अपनी अपनी समस्या के बारे में पूछा जाता है कि किस बैंक के किस बीसी को कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, वो हमको बताया जाए ताकि हम उनकी बात को ऊपर तक पहुंचा सकें और समस्याओं का समाधान करा सकें। तो मैं बैंक ऑफ इंडिया का बीसी हूँ। समस्याएं तो हमारे सामने बहुत सारी आती हैं, पर खास समस्या पोर्टल से संबंधित है। हमारा जो बैंक का बीसी पोर्टल है उसमें बहुत कमी है। अभी कमी के बारे में मैं अपने बैंक मित्र संघ को बताना चाहता हूँ। यदि ये समस्याएं आपको जायज़ लगें तो इन समस्याओं को ऊपर तक पहुँचाएं और इन समस्याओं का समाधान भी कराएं। तो चलिए हम देखते हैं बीसी पोर्टल पर चल के कि हमारे सामने खास समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ खास गिनी चुनी जो कमी है उसमें के बारे में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो कमी है हमारे बीसी पोर्टल में कि जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, आधार बेस से जो भी करते हैं, हम डिपॉजिट या विड्रॉल या फंड ट्रांसफ़र या हम डायरेक्ट अकाउंट के माध्यम से मनी ट्रांसफ़र करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही हमने कोई भी अकाउंट में पैसा जमा किया, तो कोई भी राशि जमा करने पर जैसे ही हमने सबमिट किया तो कस्टमर का नाम और अकाउंट नंबर और उसकी जो राशि हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो राशि यहाँ पर कंफर्म करने के लिए दिखाई देती है। अब आखिरी में जब जो सबमिट वाला ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करते हैं, उसी टाइम सर्वर चला जाता है। फाइनल सबमिट जब हम करते हैं उसी टाइम सर्वर चला जाता है। तो इस कंडीशन में कई बार ट्रांजैक्शन हो जाता है और हमारे स्क्रीन पर हमको रिपोर्ट शो नहीं होती, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। मेरा तो एक दो बार ट्रांजैक्शन हो गया है और मैंने डबल से भी कर दिया। बाद में पता लगता है कि ये ट्रांजैक्शन पहले ही हो चुका था जब सर्वर डाउन हुआ था। उस दौरान वो ट्रांजैक्शन हो जाता है और हम परेशान होते हैं कि पता नहीं ये हुआ है या नहीं हुआ। अब कस्टमर कोई दूसरा पैसे लेकर आया है जमा करने, तो उसका बैलेंस तो अपन चेक कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बैलेंस हम तभी चेक कर पाते हैं जब कस्टमर की आधार के माध्यम से फिंगर रख कर चेक करेंगे, तभी हम बैलेंस चेक कर पाएंगे। अकाउंट के माध्यम से बैलेंस चेक नहीं कर पाते। तो इस कंडीशन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और ओवरड्राफ्ट का जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए भी नेट बैंकिंग होना चाहिए, तब हम उसको नेट बैंकिंग लॉगिन करके उस ओवरड्राफ्ट में ट्रांजैक्शन देख पाएंगे कि ये वाली राशि ट्रांसफ़र हुई है या नहीं हुई। तो नेट बैंकिंग जब हम काम करने बैठे हुए रहते हैं, भीड़ हमारे सामने बहुत सारी रहती है, नेट बैंकिंग भी बहुत देर में ओपन हो पाती है, तो इस कंडीशन में हमको परेशानी आती है। तो यहाँ पर इस समस्या के समाधान के लिए ध्यान से सुनिए कि जैसे हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और सबमिट करते समय सर्वर डाउन हो जाता है, उस समय हमको पता नहीं चलता कि ये ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो पता हमको तभी चलेगा जब हमारा यहाँ पर वॉलेट का ऑप्शन दिखाई देने लगे। जिस तरह मोबाइलों में वॉलेट क्यों दिखाई देता है कि कितनी राशि थी, कितनी बची, कितनी ट्रांसफ़र हुई, यहाँ पर रिपोर्ट देखने का, टेलर रिपोर्ट देखने का ऑप्शन दिया हुआ है, पर टेलर रिपोर्ट में फेल ट्रांजैक्शन आता है पर वो सक्सेस हो जाता है। कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ भी है और कई बार मेरे पैसे कस्टमर खा भी गए हैं, उन्होंने लौटाया भी नहीं है, क्योंकि मैंने दोबारा कर दिया और वो पहला ट्रांजैक्शन में फेल समझ बैठा। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट हमको सही नहीं बताती, सक्सेस होने के बाद भी फेल दिखाती है और सक्सेस हो जाती है। उसका पता तो केवल हमारी ओवरड्राफ्ट अकाउंट से ही चलेगा या फिर कस्टमर के अकाउंट से ही चलेगा। तो इस विषय की ये समस्या जो है उसका समाधान केवल हम यहाँ पर हमारा वॉलेट दिखाई देना चाहिए। पर ट्रांजैक्शन पर वॉलेट की राशि चेंज होती रहेगी तो हमको बिल्कुल पूरा पता लगता रहेगा कि हमारी राशि ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं हुई। तो यहाँ किसी भी कोने में एक ऑप्शन देना चाहिए पोर्टल में, ताकि हम अपने ओवरड्राफ्ट की
जो राशि है उसके 10-20 ट्रांजैक्शन देख सकें। तो पहली समस्या तो यही है कि इसमें वॉलेट टाइप का एक अमाउंट देखने का यहाँ पर ऑप्शन किसी भी एक कोने में देना चाहिए, ताकि हम अपने ओवरड्राफ्ट का स्टेटमेंट देख सकें। कम से कम 10 ट्रांजैक्शन तो देख सकें, इतना देना चाहिए। और उसके बाद में एक समस्या ये है कि जब हम कस्टमर का अकाउंट खोलते हैं और कस्टमर को हम ये वाली जो कार्ड देते हैं, ये जो कार्ड इशू करते हैं हम उसको, तो इस कार्ड में देखिए कहाँ क्या लिखा हुआ है। कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर और कस्टमर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम इसमें नहीं दिखता। तो कई कस्टमर हमसे इस बात पर भी बहस करते हैं, जैसे किसी का नाम राम सिंह राजपूत है तो फर्स्ट नेम में राम आ जाएगा, लास्ट मिडिल नेम इसमें है नहीं है, लास्ट नेम में राजपूत आ जाएगा, तो उसका नाम केवल राम राजपूत शो कर रहा है। तो कस्टमर इसी बात पर हमसे बहस भी करता है कि मेरा पूरा नाम नहीं है इसमें। तो यहाँ पर पूरे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम ये तीनों दिखना चाहिए। और एड्रेस भी ठीक ठाक तो नहीं दिखता है, एड्रेस भी ठीक दिखना चाहिए। जो आधार में लिखा हुआ रहता है वही दिखता है और उसको हम बदल नहीं सकते। कई आधारों में गलत एड्रेस रहता है और इसमें बैंक की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसको जब हम प्रिंट करते हैं तो सिर्फ इतना ही प्रिंट होकर हम कस्टमर को दे देते हैं। ना इसमें बैंक का कहीं पर नाम है, ना बैंक का कोई एड्रेस है और ना ही बैंक की कोई IFSC कोड वगैरह है। केवल कस्टमर का अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी और नाम, इतना ही है। जब कस्टमर कहीं पर फ़ोटोकॉपी लगाता है, किसी को देना है या किसी लोन वगैरह जो गांव-गांव में छोटे समूह वाले लोन चलते हैं वहां पर देते हैं कस्टमर, तो वो लोग सपोर्ट नहीं करते इस अकाउंट को। बोलते हैं कि ये किस बैंक का अकाउंट है, इसमें ना तो बैंक का नाम है और ना ही इसमें IFSC कोड है। तो इसको जो हम कस्टमर को एक कार्ड देते हैं, इस कार्ड में जैसी पासबुक में प्रिंट आती है फर्स्ट पेज की, उसी तरह का पूरा विवरण बैंक का और कस्टमर का आना चाहिए। तो ये दूसरी ये समस्या है, तो इसमें भी सुधार होना बहुत ज़रूरी है। अब हम देख लेते हैं तीसरा। तो तीसरी समस्या ये है कि जब हम किसी का RD या FD अकाउंट खोलते हैं, जब हम किसी का टर्म डिपॉजिट खोलते हैं, ये देखिए टर्म डिपॉजिट में हमको क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर अमाउंट डाल दो, जितनी भी अमाउंट की आप FD कर रहे हैं। मान लीजिए मैं उदाहरण के लिए 1000 की कर रहा हूँ इसमें। अब यहाँ पर ये जो समय का टर्नओवर जो रहता है उसमें हम केवल मंथ लिख सकते हैं इसमें, जबकि कभी कभी बैंक में स्कीम आती है 666 दिन में कुछ बढ़कर ब्याज मिलेगा या 333 दिन में कुछ बढ़कर ब्याज मिलेगा, या फिक्स करते हैं 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, 18 महीने या 12 महीने। तो हम इसमें केवल मंथ डाल सकते हैं। इसमें दिन का भी ऑप्शन होना चाहिए कि कस्टमर कितने दिन के लिए FD करना चाहता है, क्योंकि कभी कभार दिनों के हिसाब से स्कीम आती है। उस स्कीम में थोड़ा बहुत फ़ायदा भी रहता है, क्योंकि स्कीम के द्वारा ब्याज दर थोड़ी ज़्यादा दी जाती है। तो इसमें हम केवल, अब बैंक में स्कीम चल रही है और कस्टमर हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि भाई हमको 666 दिन की FD बनाकर दो। अब 666 दिन की तो इसमें हो नहीं सकती। अब आप महीने भी जोड़ कर देख लीजिए, किसी भी महीने में 666 कितने भी महीने लगा देंगे अपन, क्योंकि यहाँ महीने की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी डाल पाएंगे। तो 666 दिन कितने में होंगे, या 333 दिन कितने में होंगे, 444 कितने महीने में होंगे। तो यहाँ पर दिन का कैलकुलेशन भी, दिन वाला ऑप्शन भी दिया होना चाहिए। इसके बाद में इसी तरह टर्म डिपॉजिट में है। टर्म डिपॉजिट में भी दिन महीने का ऑप्शन दोनों होना चाहिए, सेम जैसा मैंने
इस टर्म डिपॉजिट में बताया, उसी तरह रिकरिंग डिपॉजिट आरडी अकाउंट में भी इसी तरह दिन और महीने का ऑप्शन होना चाहिए। और तीसरी समस्या है कि कई कस्टमर ने जनधन के समय एक ही बैंक से दो जगह से खाते खुलवा लिए हैं। उस टाइम पर बिना आधार के खाते खुलते थे, कस्टमर आईडी से खाते खुल जाते थे और बिना डॉक्यूमेंट के खाते वेरीफाई भी हुए हैं और कस्टमर अब लौटे हैं। किसी अकाउंट में उनके आधार सीड हो गया है, एनपीसीआई हो चुकी है, डीबीटी हो चुकी है और सरकारी मद का जो भी राशि उसमें उसके नाम पर आती है तो वो इस अकाउंट में आ जाती है। अब उस कस्टमर को पता ही नहीं है कि मेरा कहाँ कहाँ खाता है और कस्टमर उस संबंधित विभाग से पूछताछ करता है कि मेरी इस काम की राशि कहाँ पर गई, मुझे प्राप्त नहीं हुई है, जहाँ का मैंने खाता लगाया था उसमें नहीं आई है। तो अब इस कंडीशन में कस्टमर परेशान हो जाता है और संबंधित विभाग में पूछताछ करता है। तो पूछताछ के दौरान उसको बैंक का नाम बता दिया जाता है और लास्ट के 4 डिजिट भी दे दिए जाते हैं। अब 4 डिजिट तो दे दिए हैं, पर वो कौन सी सीरीज के हैं, एक बैंक में कई सीरीज से अकाउंट खुलते हैं, सेविंग अकाउंट, जनधन वाले अकाउंट भी, सेविंग अकाउंट भी कई प्रकार की सीरीज से खुलते हैं। तो एक एक सीरीज से चेक करने में कितना समय लगेगा, तो इसके समाधान से सुलझने के लिए आधार से अकाउंट चेक हो जाना चाहिए और अकाउंट से आधार भी चेक हो जाना चाहिए। मान लीजिए कई कस्टमर ऐसे होते हैं जो पासबुक लेकर आए हैं, हो सकता है बैंक नहीं खुली है या लेट हो गए, बैंक बंद हो चुकी है और वो आधार लेकर नहीं आते। तो पहले हम इंश्योरेंस वाले ऑप्शन में जाके आधार का नंबर निकाल लेते थे, लेकिन आजकल इंश्योरेंस वाले ऑप्शन में आधार का पूरा नंबर नहीं दिखता है, 4 अंक दिखते हैं आखिरी के, उतने से काम नहीं चलता। तो इंश्योरेंस वाले ऑप्शन में तो हम आधार डालेंगे तभी दिखेगा, लेकिन उसको हम ढूंढ लेते थे पेंशन वाले ऑप्शन में। पेंशन वाले ऑप्शन में जाते थे तो वहाँ से हम आधार का पूरा नंबर सर्च कर लेते थे। तो हमको अकाउंट से आधार भी सर्च होना चाहिए, ये ऑप्शन होना चाहिए, और अकाउंट से आधार सर्च होना चाहिए और आधार से अकाउंट सर्च होना चाहिए। ये दोनों सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए, तब हमको काम करने में सरलता होगी। और इसमें जो मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, जिस तरह इसमें मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिया है अदर बैंक में करने के लिए IMPS, ये IMPS तभी संभव है जब कस्टमर का अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में हो। अब ज़रूरी तो है नहीं कि हर कस्टमर हमारे ही बैंक के आएंगे और दूसरी बैंक में जमा करने को आएंगे। तो इसमें अकाउंट नंबर और IFSC के माध्यम से हम IMPS कर सकें, ऐसा इसमें विकल्प होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कस्टमर हमारी ही बैंक का है और उसका हमारी बैंक में अकाउंट है और उसको ट्रांसफ़र करना है। इस कंडीशन में, अभी की कंडीशन में क्या होता है, जब हम यहाँ से किसी का अन्य बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कस्टमर का अकाउंट होना चाहिए, उसमें राशि जमा होना चाहिए, उसके बाद उस अकाउंट से अन्य बैंक के खाते में ट्रांसफ़र वो व्यक्ति कर पाएगा आधार के माध्यम से। तो ऐसा तो है नहीं कि हर व्यक्ति हमारे बैंक का कस्टमर है और उसको किसी अन्य बैंक में जमा करना है। तो इस कारण से हमारा काम बहुत नुकसान में जाता है, क्योंकि कस्टमर आते तो बहुत हैं हमारे पास अदर बैंक में जमा करने के लिए, पर कर नहीं पाते। और जिस कस्टमर का यहाँ पर अकाउंट है वो जमा ही करे तो 5-5 हज़ार करके 2 बार ही होता है, तो 10,000 होता है। अब कस्टमर तो ज़्यादा करना चाहता है, इतने में काम उसका नहीं होना है, तो उसकी राशि की सीमा बढ़ाई जाए एवं अकाउंट नंबर और IFSC कोड के थ्रू IMPS का ऑप्शन दिया जाना चाहिए।
और यहाँ पर SSG ट्रांजैक्शन का जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन तो दिया हुआ है पर होता कुछ नहीं है, तो इसको भी सक्रिय करना चाहिए ताकि हम स्वयं सहायता समूह वाले जो खाता धारक हैं उनका भरपूर ट्रांजैक्शन कर सकें और उससे हमारा काम भी बढ़ेगा और बैंक का काम भी, बैंक में भी भीड़ घटेगी क्योंकि कस्टमर हमारे पास आने लगेगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतनी समस्याएं मैंने बता दी हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो लोग देखते नहीं हैं। अगले वीडियो में बाकी और समस्याएं भी बताऊंगा। यदि समस्याएं उचित हों तो आप इस पर अमल करें और बात को आगे भी बढ़ाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।